अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 6 दिसंबर 2024 से उम्मीद है आपका इन्वेस्टिंग का और ट्रेडिंग का सेशन अच्छा गुजरा होगा। और हम देख रहे हैं मार्केट काफ़ी पॉजिटिव चल रही है, तो विच इज़ अ ग्रेट साइन बेरिश बुलिश का। तो हम देख सकते हैं कि अच्छे अच्छे स्टॉक, अब हमने देखा कि अच्छे अच्छे स्टॉक अब बढ़ना शुरू हुए, और विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। और एट द सेम टाइम ये भी सवाल आते हैं कि भाई मुल्क में तो तरक्की हो नहीं रही लेकिन स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। तो इस पर इंशाल्लाह मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आज ही इंशाल्लाह, और फिर इसको कवर करूंगा। आज की बेसिकली प्रेजेंटेशन का मकसद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से रिव्यू है, और इस पर काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, तो इंशाल्लाह मैं इसको कवर करता हूँ। प्रेजेंटेशन पे चलता हूँ। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। अच्छा, प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगी। आज की वीडियो में मैं सिर्फ पीआई के हवाले से नहीं, बल्कि इसके कंपनी एयरलाइन बिजनेस किस तरह बनाती है और क्या क्या पीआई को क्या क्या चैलेंजेस है, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। हाँ, तो आज के एजेंडा में हाउ एयरलाइन मेक मनी, फिर इसके बाद बैकग्राउंड, फिर करंट एंड ऑपरेशनल इशूज़, फिर इसके बाद न्यूज़ अनाउंसमेंट इसके बारे में कुछ है, फिर इसके बाद फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फिर आखिर में डिविडेंड, और फिर मेरा व्यू, मैं क्या समझता हूँ पीआईए में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टेबल बिजनेस है ही नहीं। सबसे पहली बात, हम जब भी किसी एयरलाइन का नाम आता है तो हम सोचते हैं पीआई एयरलाइन पैसा कैसे बनाती है। एक वाजे जो माइंड में आता है कि भाई पैसेंजर को ले गया चाहिए, उसके टिकट से पैसा बनाती है, लेकिन और नक्के में 80% लोगों के माइंड में यही आता है जब भी एयरलाइन का नाम आता है। तो लेकिन वो रेवेन्यू डेफिनेटली रेवेन्यू स्ट्रीम है, लेकिन इसके अलावा भी एयरलाइन की काफ़ी रेवेन्यू स्ट्रीम है जो हमें बाज़ाहिर याद नहीं आते, या बोलते मेन, जिसको हम मेन रेवेन्यू नहीं समझते, जबकि वो दूसरे रेवेन्यूज काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करते हैं। जिसमें कार्गो सर्विस हो गया। एयरलाइंस तकरीबन तमाम एयरलाइंस अपने साथ पार्सल्स लेके जाती है, तकरीबन तमाम, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, और एयरलाइन से पार्सल जब डिलीवर होता है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है इसके पास, तो वो भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू है। फिर इसका बैगेज एंड सीट फीस। आपको इल्म होगा अगर आपने कभी ट्रैवल किया है एयरलाइंस में, और आपका लगेज तकरीबन 1 या 2 kg ऊपर हो जाए तो उसके पैसे तकरीबन 10 to 15 टाइम्स नॉर्मल लगेज के चार्ज करती है। मिसाल के तौर पे आपको 5 kg अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो $50 या $100 इस तरह से चार्ज करती है, जो कि बड़ा एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू के तौर पे कंट्रीब्यूट करता है। प्लस सीट, आपको एट द स्पॉट आप अगर सीट सेलेक्ट करें तो इसकी एडिशनल फीस है। इसके अलावा इन फ्लाइट फूड और ड्रिंक्स, जो ऑब्वियसली वो खाना नहीं जो सर्व होता है, इसके अलावा जो अगर किसी और को मजीद लेना हो तो वो भी एक कंट्रीब्यूट कर, वो भी एक रेवेन्यू जनरेट कंट्रीब्यूट करता है। अनफॉर्चुनेटली पीआई के पास इस तरह के ऑप्शंस नहीं होते। मैंने आज तक कभी देखा नहीं पीआई ने इन फ्लाइट फूड दिया हो, जिससे मुराद ये है कि आपको मेन्यू दिया और आप सेलेक्ट करें। नॉर्मली तकरीबन मेजॉरिटी फ्लाइट्स में होता है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सरशिप, आपको इल्म होगा अक्सर बेशतर एयरलाइंस जैसे हज के वक्त अम्ब्रेला देती है, तो जाहिर है उसके पीछे किसी ना किसी ने स्पॉन्सर किया होता है तभी देती है। तो वो स्पॉन्सरशिप फी इनको मिलती है। एडवर्टाइजमेंट भी होती है एयरलाइन में, वो भी इनको मिलती है। आपको किसी ने कतर और एमिरेट्स में ट्रैवल किया तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट बुक मिलती है जिसमें आप बाय कर सकते हैं। कैटलॉग होता है ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो आप वो बेसिकली एमिरेट्स के लिए एक रेवेन्यू स्ट्रीम है, वो कंपनी जिसका कैटलॉग ये शेयर कर रही है ताकि लोग बाय करें। इसके अलावा एयरपोर्ट और एयरलाइंस क्या करती है, जब इनके पास एयरक्राफ्ट एक्सेस पड़े होने से मुराद ये है कि अगर इनके पास इनके दिन के अगर 5 एयरक्राफ्ट चलते हैं और 2 एयरक्राफ्ट स्पेयर होते हैं तो वो उसको लीज आउट कर देती है, लीज आउट कर दूसरी एयरलाइंस को जिनका बस बिजी टाइम हो उनको। बाकी एयरपोर्ट लाउंज से भी एयरलाइन कमाती है, क्योंकि एयरपोर्ट लाउंज एयरलाइन की हदूद में आता है। इसके अलावा कुछ कुछ एयरलाइन जैसे पाकिस्तान एयरपीआई ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट की एयरलाइन है, गवर्नमेंट कंट्रोल एंड ओन है। तो इसके जो भी टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल्स से मुराद ये कि प्लेन जब उतरता है और जिधर किसी भी टर्मिनल पे लगता है किसी भी मुल्क के, तो वो उस टर्मिनल पे लगने की रेंट है। तो ये अपने टर्मिनल्स दूसरे एयरलाइंस अपने टर्मिनल दूसरे एयरलाइन को रेंट आउट करती है, लीज करती है, और अदर फैसिलिटीज अपनी यूज कराती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से पीआई उड़ती है, दुबई जाती है, तो दुबई एयरपोर्ट पे ही काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है एयरलाइन को, मतलब जहाँ प्लेन रुकता है, फिर सामान अनलोड होता है, जो अनलोड की मशीन है, वो सारी अदर फैसिलिटीज़ हैं, वो एमिरेट्स मतलब यूएई ने पीआईयू को रेंट पे दिया होता है यूज़ करने के लिए। तो ये इस तरह की चीज़ों से एयरलाइन कमाती है। ये हो गया हाई लेवल पे एयरलाइन पैसा कैसे बनाती है। और हम अब तक ये सिर्फ समझते थे पैसेंजर के टिकट से बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें।
अब पीआई के बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन बताऊं। अच्छा, पीआई ये हिस्ट्री बहुत पुरानी फ्लाइट है, एयरलाइन है, और इस ऐसी फ्लाइट है जिसने एमिरेट्स को बनाया है। मतलब अजीब, सुन के अजीब लगता है कि एमिरेट्स दुनिया की लीडिंग एयरलाइन है और उसको पीआई ने बनाया है, विच इज स्ट्रेंज। बाकी अगर बात करें 1946 पार्टीशन से पहले, पहले की फ्लाइट है। पार्टीशन के बाद इसका नाम चेंज किया गया। फिर इसके कुछ माइलस्टोन यहाँ लिखे हैं जिसमें मैं आप देख सकते हैं 1970-80 तक तो मतलब एक बहुत बेहतरीन काम कर रही थी। फिर 80s के बाद हमारी गवर्नमेंट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है कि वो जब अपना खांचा बोलते हैं अदर अल्फाज में, या अपना हिस्सा ढूंढने की कोशिश करें ना कंपनियों में से, तो फिर वो कंपनी तबाह हो जाती है। अच्छा, और इसके अलावा फिर 90s से लेके अब तक चैलेंजेस ही है और ये लॉस मेकिंग ही है। और अगर रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट तकरीबन 3 साल से, तक 2020 से 4 साल से इसको बेचने की कर रही है। इसको बेचने से करने से मुराद ये है कि, जब बेचने से मुराद ये है कि गवर्नमेंट देख रही है कि हर साल ये एयरलाइन, नेशनल एयरलाइन, गवर्नमेंट को 40 से 50 अरब का नुकसान देगी। इसका मतलब ये, इस कंपनी को चलाने के लिए गवर्नमेंट फंड कर रही है कि भाई सैलरीज जाए, एयरलाइन की मेंटेनेंस हो, और इसकी एंड एट द एंड लॉस मेकिंग है, तो गवर्नमेंट उसको फंड कर रही है ताकि चले। तो हर महीने, हर साल सॉरी, को ये एयरलाइन गवर्नमेंट को 40 से 50 अरब का नुकसान दे रही है। तो उससे हो ये रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट सोचिए अब इसको मैं बेच दूँ, क्योंकि अब गवर्नमेंट, एक अच्छी गवर्नमेंट ये सोचती है कि लॉस मेकिंग एसेट है तो उसको निकाल दें और किसी और को दे दें जो उसको पॉजिटिव प्रॉफिट मेकिंग पे जाए। लेकिन कोई भी बाय नहीं कर रहा अब तक। 2020 से लेकर अब तक आई थिंक 2-3 बिड्स आई हैं, जो कि इतनी कम है, वो भी इसी साल आई है। वो भी इतनी इतनी कम बिड है कि गवर्नमेंट सोचे कि भाई उसको बेचना फिर मतलब बेकार बात है। 15 अरब इस तरह की कुछ बिड आ रही है, तो विच विच लुक लाइक कि बेचना नहीं चाहिए इतने सस्ते में। लेकिन अब बात करें, क्या करें, प्राइवेट जब कंपनी आएगी ना और उसको खरीदेगी, तो मैं समझता हूँ बेहतर इसको ऑपरेट कर सकती है, चला सकती है। जब- अब इसके अलावा तो मैंने आपको हिस्ट्री बताई, और मैंने बताया कि कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से करप्शन भी थी, और सारे 1990 से लेकर ऑनवर्ड ना 2010 तक लॉसेस में रही, और 2010 के बाद ही गवर्नमेंट्स को सेल करने का सोचना शुरू किया। और 2020 में जाके, सॉरी, 2010 के बाद लॉस मेकिंग ही रही, लॉस मेकिंग 2020 तक, और फिर भी 10 साल बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि अब उसको बेचना शुरू किया। और आज 2024 खत्म होने वाला है, एग्जैक्टली 5-4 साल हो गए, उसके बाद अब तक कोई हमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई कि बेची या नहीं बेची। उसकी वजह डेफिनेटली ये कि डेब्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, उस पर इंशाल्लाह मैं आगे कवर करूंगा। पीआईए के पास करंट क्या मसले मसाइल है, सबसे पहली बात तो क्यों लोग खरीदना भी नहीं चाह रहे, कोई बाहर आगे नहीं बढ़ा। सबसे पहले तो फाइनेंशियल लॉस एंड डेट। एक तो इसके पास लोन इतना ज़्यादा है, ठीक है, और जाहिर है जब गवर्नमेंट फंड नहीं करेगी तो कहाँ से ऑपरेशन रन करेगी, लोन लेगी और लोन पे सूद देगी। इसका अच्छा खासा पोर्शन 60 to 70% इसकी इनकम का ना लोन की सूद की अदायगियों में निकल जाता है। और सूद सूद इसके अलावा लोन भी इसके पास सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए कोई भी जो बायर लेगा, सबसे पहले उसको लोन को निपटाना पड़ेगा या उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। तो कोई बायर इसलिए भी स्टेप इन नहीं हो रहा कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। फिर इसके तो खास तौर पे पाकिस्तान में भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए। दूसरा चैलेंज, आपको याद होगा 2 या 3 साल पहले इस पे एक एलिगेशन लगी थी कि इसके ड्राइवर्स ड्राइवर्स बोल रहा हूँ, पायलट की लाइसेंसेस जाली है, इनकी डिग्रियाँ जाली हैं, इनकी ट्रेनिंग सही नहीं हुई। तो इसके बाद हुआ ये कि काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं, IATA, मतलब जो इंटरनेशनल एयरलाइन एसोसिएशन है, तो उसने बैन लगा दिया पीआई पे। और बोला, एमिरेट्स, सॉरी, यूरोपियन एसोसिएशन ने बैन लगा दिया, बोला कि भाई पीआई की जबकि पायलट्स नाकाबिल हैं, डिग्री होल्डर या क्वालिफाइड नहीं है बाय बाय देयर एक्सपीरियंस और बाय देयर एजुकेशन और लर्निंग, तो इनको नहीं रखना चाहिए, इनकी जाली डिग्री। तो इसकी वजह से पीआई की एयरलाइन पे ना बैन लग गया। कब तक बैन लग गया, आई थिंक 2 या 2 साल से ऊपर हो गया। हाल में मेरे ख्याल 1 हफ्ता पहले या 10 दिन में, नवंबर के महीने में ये बैन लिफ्ट हुआ। मैंने यहाँ लिंक डाला हुआ है, आप बोलेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसको बता भी दूंगा। तो वो लिफ्ट हुआ, इसकी वजह से होगा कि अब ये यूरोप में फ्लाइट डायरेक्ट ऑपरेट कर सकेगी। तो जो लोग यूरोप रहते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वो, इनको थोड़ा चैलेंज तो रहता है कि भाई वो डायरेक्ट फ्लाइट पे नहीं आ सकते, घूम फिर के आना पड़ता है। क्योंकि यूरोप से अगर यूके की बात करें, यूके से लेके पाकिस्तान का डायरेक्ट फ्लाइट 8 साढ़े 8 घंटे, लेकिन अगर घूम के आना पड़े तो तकरीबन 15 से 16 घंटे बन जाता है, बीच में कनेक्शन अलग। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट फ्लाइट एक इंटरनेशनल हमारे पीआई के लिए बेनिफिशियल है कि इसके कस्टमर्स बने हुए हैं और लोग आते हो जाते रहते हैं, तो इसमें कोई
बाकी बहुत सारी और चीज़ें यूरोप ने बैन किया, तो बहुत सारे और डिफरेंट कंट्रीज हैं वहाँ भी बैन होगी डेफिनेटली। यूरोप में 17 मुल्क आते हैं। तो ये इस वजह से इसको काफ़ी नुकसान हुआ। तो जब कोई बायर खरीदेगा वो देखेगा अगर यूरोप में भी बैन लगा हुआ है तो उसको फायदा चलाएगा कहाँ, क्या एशिया में और यूरोप, साउथ एशिया में चलाएगा सिर्फ, या सेंट्रल एशिया में चलाएगा? तो ये एक सोचने वाली बात है। तीसरा इसका मसला ये कि गवर्नमेंट स्टेप नहीं ले रही इसको प्राइवेटाइज करने के। कोशिश थोड़ी बहुत जरूर कर रही है, लेकिन कुछ अपनी फ्लाइट को थोड़ा इम्प्रूव करे। वो गुडविल नहीं है ना, इसको ब्रांडिंग सही से करी है, तो फिर कहाँ से लोगों के माइंड में छपा हुआ है कि भाई पीआई है तो बेकार फ्लाइट होगी। आपकी कस्टमर सर्विस इतनी बेकार है। हम अक्सर और बेशतर देखते हैं फ्लाइट डिले होती है, लोग लड़ रहे होते हैं, न्यूज़ में बता रहे होते हैं कि पीआई की फ्लाइट डिले हो गई। इस पे गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं करी। जब काम नहीं करी तो फिर प्राइवेटाइजेशन कैसे, प्राइवेट कोई क्यों पड़ेगा आगे खरीदने के लिए जब कोई चीज़ अच्छी नहीं है। प्लस इसके एयरक्राफ्ट की क्वालिटी, मतलब क्या बोलें। हम जितने भी रिसेंटली जो क्रैश हुए थे 3-4 साल पहले आई थिंक हुआ था कराची, उस पे तो वो भी पीआई था। सॉरी, वो पीआई नहीं था, लेकिन जो भी रिसेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्रैशेस हुए मेजोरिटी ये पीआई, या क्रैश नहीं हुए लेकिन टेक्निक खराबी की वजह से इमीडिएटली उतार लिया गया प्लेन को, वो पीआई था। तो क्यों था? तो ये भी एक पॉइंट है, क्यों? क्योंकि इसको प्रॉपर ओवरहॉलिंग या मेंटेनेंस नहीं हुई। बाकी रेगुलेटरी ओवरसाइट से मुराद ये है कि भाई हमारा रेगुलेटर तरीके से इसके ऑपरेशन को मॉनिटर नहीं कर रहा। प्लस इसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे तो एक दूसरा एक सवाल है कि वो क्या कर रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये कंपनी एज अ पीआई, एज अ कंपनी ना, को सेल करना मुश्किल है कि इसको कोई बायर तभी बायर करेगा जब कंपनी अच्छी हो, या थोड़ा सा रेपुटेशन हो, या थोड़ी सी इज्जत हो, या लोग उसको एक्सेप्ट करते हो। कोई भी एलिमेंट नहीं है, ना ही इसके एसेट अच्छे हैं। अच्छा, तो इस वजह से ये चैलेंजेस हैं हाई लेवल पे। अच्छा, न्यूज़ अनाउंसमेंट क्या हुई? अच्छा, न्यूज़ अनाउंसमेंट रिसेंटली, ज़ाहिर है हम बार बार सुनते हैं पीआईए को गवर्नमेंट सेल करने की वाली है, प्राइवेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रही है, कोशिश कर रही बार है, लेकिन कोई आ नहीं रहा। एक अच्छी चीज़ जो हुई लास्ट मंथ 29 नवंबर को, फ्राइडे को, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ईसा ने बोला कि आप पे जो यूरोपियन का बैन लगा हुआ तो हम ख़त्म करते हैं। और जब बैन ख़त्म किया तो मोस्ट प्रोबेबली पीआईए ने कुछ ना कुछ किया होगा तभी बैन ख़त्म किया। वो कुछ ना कुछ क्या किया होगा कि उन्होंने अपने जो पायलट्स हैं उनकी डिग्रीज वगैरह सबमिट की होंगी और अश्योरेंस दी होगी सब जाली नहीं है, असली। तो इसके बाद ये बैन खत्म हुआ तो एक थोड़ा सा बेहतर, एज अ बायर के पॉइंट से एक थोड़ा सा अच्छा नज़र आया। लेकिन स्टिल बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको गवर्नमेंट को ओवरकम करना चाहिए बिफोर सेलिंग इट आउट। इसकी आसान मिसाल ये है कि आप कोई घर सेल करते हैं तो उसको साफ सुथरा करके ही बेचते हैं ना। ऐसा थोड़ी गंदा घर को बेचेंगे, कोई नहीं खरीदेगा। इन द सेम वे प्लेन एयरलाइन है तो उसको थोड़ा सा तो पॉलिश करें, उसकी इमेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करें फिर बेचें, तो अच्छी प्राइस मिलेगी, फायदा भी होगा मुल्क को। अच्छा, इसके ऑपरेशन चैलेंजेस अलग हैं। मैंने जो अभी पहले चैलेंज बताया था वो हाई लेवल पे थे कि भाई क्या फेस कर रहे हैं ऑन हाई लेवल। अब उसका ऑपरेशनल चैलेंज मसला है अलग है। जैसे एजिंग फ्लाइट मैंने कवर कर लिया, रेगुलेटरी और कंप्लायंस मैंने बताया कि इसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा क्यों इसके ऐसे मसले मसाले, क्यों फ्लाइट में बार बार ओवरहोलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा। और सेफ्टी को प्लेन का फोकस ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैंने 2-3 बार ट्रैवल किया है, और मुझे याद पड़ता है सीट बेल्ट कोई अनाउंस जरूर करते हैं सीट बेल्ट लगाएं, लेकिन कोई आके चेक नहीं करता, विच इज़ अ क्वेश्चन मार्क। क्यों? फाइनेंशियल इनेबिलिटी, मतलब इससे आप खुद अंदाजा होगा कि फाइनेंशियली लॉस मेकिंग कंपनी। ओवर स्टाफिंग। अच्छा, ओवर स्टाफिंग से मुराद ये है कि वो स्टाफ जो एग्जिस्ट नहीं करता वो इनके पास स्टाफ है, प्लस जो इनकी नीड नहीं, इसके अलावा उसके बाद भी वो स्टाफ है जिनकी नीड नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पर एक चीज़, फाइनेंस फंक्शन फॉर एग्जांपल 100 लोगों से चल सकता है तो इन्होंने 500 लोग भरे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क है, क्यों मैनेजमेंट इसमें एक्शन नहीं लेती? इसके अलावा इसके ओवर स्टाफ के अलावा मुझे एक और चीज़ भी याद आई, भी मैंने लिखना भूल गया। इनके लॉयल्टी प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा है, जो मैं समझता हूँ कि इस पे कंपनी को कम करना चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई भी अगर पीआई में अगर काम करता है, ठीक है, मैं किसी के पर्सनली नहीं जा रहा, लेकिन एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो उसको ज़िंदगी भर पीआई की स्टैंडर्ड टिकट एक साल में एक मिलेगा, उसके औलादों को भी मिलेगा। क्यों? ये चीज़ों को कंसर्न को सोचना चाहिए मैनेजमेंट को। कंपनी लॉस मेकिंग है और आप इस तरह के फ्री स्टफ बांट रहे हैं। आई डोंट थिंक दुनिया भर में कोई ऐसी एयरलाइंस है जो इस तरह से बांटती है। होगी तो आप मुझे बताएं, मेरी नॉलेज में नहीं। प्लस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपको याद दिलाऊं, अभी रिसेंटली जो प्राइवेट उनको बिड मिली थी, ठीक है, उसमें मेरे ख्याल में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने भी आगे बढ़ा, बोले मैं इसको इतने में खरीदता हूँ। तो
इनका जो मसला है ना, इनका मसला सिर्फ ये है कि इनकी पॉलिटिकल रेफरेंस ना हो और एक अच्छी मैनेजमेंट बिठा दें। प्राइवेट नहीं लेके इंडिपेंडेंट अच्छी मैनेजमेंट बिठा दें, कंपनी खुद ही चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस पे कोई काम ही नहीं कर, प्लस इसका नाम चेंज करके कुछ और नाम रखें ताकि लोगों को माइंड भी थोड़ा सा वो हो कि एक नई एयरलाइन है। तो ये इनकी चैलेंजेस हैं, और अनफॉर्चुनेटली इस पे एक पे भी कोई काम नहीं कर रहा, एक लिटरली एक पे भी कोई काम नहीं कर रहा। प्राइवेटाइजेशन के शोर बहुत मचा रहे हैं, प्राइवेटाइज करें, लेकिन एक्शन क्या ले रहे हैं? प्राइवेटाइज हो, बायर को किस तरह अट्रैक्ट करें, कोई भी रीजन नहीं है। बाकी ये इसकी फ्लाइट की रूट मैनेजमेंट से मुराद है कि इसकी डेस्टिनेशन बड़े लिमिटेड है। सिर्फ हम देखें ना, ज़्यादातर लोकल डोमेस्टिकली चल रही थी, बाकी दुबई सऊदी, और मैं दुबई सऊदी चल गई। ज़्यादा इसकी रूट को इनको मैनेज करना चाहिए कि कौन सा रूट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, उस पर काम करना चाहिए, जो कि नज़र नहीं आ रहा। कस्टमर सर्विस एंड रेपुटेशन पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि मैंने खुद यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं की, तो मैं इस पर पॉइंट नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी का तो माशाल्लाह ऐसा हिसाब किताब है ना कि कोई लेवल नहीं इनका। डोमेस्टिक फ्लाइट में आई डोंट थिंक सो इनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, फ्लाइट की सीटिंग वगैरह सब चीज़ें कोई अच्छी नहीं। ट्रैक का कोई प्रॉब्लम, कोई मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं कि कोई फ्लाइट ट्रैक भी कर सकते हैं। ये कब जाएगी, कोई टाइम का डिफाइन नहीं हुआ हुआ। तो ये डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का फ्लॉ है, जो कि इनको अब पता ही नहीं चल रहा कि ये इस टाइम पे हो जाना चाहिए, तो नहीं हो रहा। तो ये सारे चैलेंजेस है हाई लेवल पे। फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें सॉरी, फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करूँ, सिर्फ एक अल्फाज लिखा है, वेरी पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी क्यों। ओवर स्टाफिंग है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो कुछ सोच ही नहीं था कोई। उनको लगता है कि भाई फ्री ऐसी कंपनी है, बस उसको लूटो, खाओ और आगे बढ़ो, जो कि बहुत गलत स्टाइल है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी हो सकती है कंपनी अगर सही हाथों में जाए। क्योंकि आप खुद सोचें ना, एक एयरलाइन नेशनल फ्लैग एयरलाइन है, आप उसको अगर फुल सपोर्ट करें तो क्यों नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी, सही से मैनेजमेंट लेके आए इसको। अच्छा, और जो एक आखिरी चीज़, जो उसका बायर भी होगा ना, वो बहुत सारे कंडीशंस डाल के बाय करेगा, बाय बैक की बात करेगा कि अगर 5 साल तक अच्छा नहीं किया तो मैं आई विल सेल टू द गवर्नमेंट, इस तरह की सी चीज़ें करेगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई ऐसा करे। बाकी फाइनेंशियल रिजल्ट में मैं कुछ मजीद जिक्र नहीं करा, आपको मैंने हाई लेवल बहुत सी चीज़ें बता दी, इसके रिसेंट रिजल्ट जो मुझे नजर आए। डिविडेंड ऑन प्राइस करंटली 18 पे ट्रेड कर रहा है, और डिविडेंड की मेरे ख्याल में एक 2021 में दिया था शायद एक बार 5 रुपए, इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई इसने डिविडेंड दिया हिस्टोरिकली। और इसकी स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है, उस पे इंशाल्लाह कोई अलग से बात करेंगे कि इसकी क्लास है, क्लास बी शेयर्स हैं। तो प्राइस क्या है भाई? प्राइस मैं समझता हूँ 18 रुपये में ना ये कंपनी फ्री में मिल रही है। अगर थोड़ा सा काम करना शुरू हो जाए ना, कोई एक मैनेजमेंट 1 साल इसमें काम कर ले, मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ ये 100 पे भी नहीं मिलेगा आपको शेयर। क्योंकि ये एयरलाइन इंडस्ट्री में, आप पूरी दुनिया की एयरलाइन इंडस्ट्री उठा ले, पाकिस्तान की एयरलाइन कंपनी, पाकिस्तान पीआईए कोई छोटी कंपनी नहीं है। अब दुनिया भर की एयरलाइन से उठाया किसी, और छोटी से छोटी एयरलाइन उठा ले, अगर जिससे पीआई का इक्वलेंट साइज हो, आप देख लें उसकी शेयर की प्राइस, उसकी कंपनी की प्राइस, और पीआई की देखें, फिलहाल करंटली लॉस में, सिग्निफिकेंट लॉस मेकिंग है, तो ये प्राइस जस्टिफाइड है। लेकिन ये कि मूविंग फॉरवर्ड मैं समझता हूँ थोड़ी सी मैनेजमेंट इंप्रूव करेगी और ऑपरेशनल लॉसेस को कम करने की कोशिश करेगी, तो ये 18 से बहुत ज़्यादा ऊपर होगी प्राइस की। अच्छा, मेरा व्यू, ओवरऑल मेरा व्यू क्या है? देखो, एयरलाइन सेक्टर ना, खासतौर पे नेशनल एयरलाइन, ये की सेक्टर है, और जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और इसकी सबसे ज़्यादा एयरलाइन की हाई फिक्स कॉस्ट होती है। मतलब प्लेन लेना, प्लेन को मेंटेन करना, हैंगर्स की मतलब जिसमें पार्क होता है प्लेन, फिर टर्मिनल की कॉस्ट, ये बहुत ज़्यादा फिक्स कॉस्ट है। प्लेन चले ना चले वो एक अलग बात है, लेकिन इसको रखना बड़ा फिक्स कॉस्ट है। इट्स लाइक हाथी, ठीक है। अच्छा, ये सिग्निफिकेंट डिपेंड करता है ऑयल प्राइसेस पे और ट्रैवल डिमांड्स पे। मतलब कोविड टाइम पे जीरो रेवेन्यू थे, आपको याद होगा, और ऑयल प्राइस ऊपर नीचे होगी तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा इसकी प्राइस और कंपनी की प्रोपोर्शन। अच्छा, पीआई मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्यों? जिसका मैंने काफ़ी कब से देर से मैं बता रहा था क्यों रिस्की है, और ख़ास तौर पे इसके खुद के बनाए हुए प्रॉब्लम है, जिसमें इसने एक्सेस लोन लिया हुआ है, स्टाफिंग को एक्सेस स्टाफिंग की हुई है, फ्री की टिकटें हैं एम्प्लॉय को पूरी ज़िंदगी, जो कि बड़े अजीब से चीज़ें हैं, और इसी वजह से कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है पाए। अच्छा, मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा नहीं है फिलहाल, अनटिल प्राइवेटाइज हो जाए। लेकिन और उसकी ऑपरेशन एफिशिएंसी इंप्रूव करे, तब मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म में रखें, अदरवाइज ना रखें। शॉर्ट टर्म में अच्छा है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें वॉल्यूम अच्छा है, इसमें बाइंग सेलिंग का मौका मिलता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो आप, ले बाइंग सेल कर खेलते हैं ना इससे, तो आपको गेन दे जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आई डोंट थिंक इन माय व्यू एट दिस पॉइंट इज गुड।
दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट्स ओवरऑल ओवरव्यू। अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगी। कोई चीज़ मिस आउट की तो बताएं, इंशाल्लाह उसको ही कवरिंग अपनी नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।